आप लोगों को अपनी नोटबुक में ये पर्टिकुलर कंपोनेंट्स और सिंबल ड्रॉ कर देने हैं और इस चैनल पे आपको जब भी गाला पेपर मिलते हैं तो उसके सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। मार्वल पेपर के भी सॉल्यूशन हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। हेलो 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 बच्चों, वेलकम 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 टू योर फेवरेट चैनल साइंस की पाठशाला, जहां पे हम साइंस के एक्सपेरिमेंट्स, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रिसिटी, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिकॉज इसके अंदर बहुत सारी सर्किट्स आती हैं और न्यूमेरिकल्स होते हैं, बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, जिसकी वजह से ये चैप्टर आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। लेकिन अगर आप ये वीडियोस को फॉलो करोगे तो आई कैन गारंटी दैट कि आपको कभी भी ये चैप्टर डिफिकल्ट नहीं लगेगा। इस लेक्चर के अंदर हम इसका पार्ट 1 देखने वाले हैं, जिसके अंदर हम ये पर्टिकुलर टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। हम सबसे पहले देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस। इन सब की डेफिनेशंस हमें याद रखनी होती है, एसआई यूनिट्स याद रखने होते हैं बिकॉज उसके बेसिस पे 1 मार्कर्स कंपलसरी पूछेंगे ही। साथ साथ में हम इसके न्यूमेरिकल्स भी देखने वाले हैं सो दैट जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को न्यूमेरिकल्स में ही प्रॉब्लम होती है, इसलिए ये वीडियो को लास्ट तक देखना। और लास्ट में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट और उसके कंपोनेंट्स, किस तरीके से इलेक्ट्रिक सर्किट बनती है वो हम जानने वाले हैं। उसके डिफरेंट सिंबल्स होते हैं जिनको सर्किट सिंबल्स कहा जाता है, वो सब कुछ इस पार्ट के अंदर कवर होने वाला है। तो अब हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। आपको सबसे पहले यहाँ पे उसका सिंबल याद रखना है। इलेक्ट्रिक चार्ज को Q से डिनोट किया जाता है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो किसी भी बॉडी की फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या होती है। फॉर एग्जांपल, कोई भी पर्टिकुलर बॉडी अगर यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है तो उसका मास होगा ही होगा, चाहे वो कितना स्मॉलर ही क्यों ना हो। जैसे कि कोई पर्टिकुलर एटम एग्जिस्ट करता है इस यूनिवर्स के अंदर तो उसका भी कुछ ना कुछ मास होता है, सो दैट उसको कहा जाता है उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी। अगर कोई बॉडी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करेगी तो उसका मास होगा ही होगा। वैसे ही चार्ज भी क्या है, एक पर्टिकुलर फंडामेंटल प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से एक चार्ज्ड बॉडी जो है वो दूसरे चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करती है या तो रिपेल करती है। अब यहां से आपको आइडिया आ चुका होगा कि यहाँ पे जो चार्ज्ड बॉडी है उसके 2 चार्जेस हो सकते हैं, या तो कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो सकती है या तो कोई बॉडी नेगेटिव चार्ज हो सकती है। अब मान लो कि 2 सेम चार्जेस हैं, यानी कि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो उनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। 2 नेगेटिव नेगेटिव है तो उनके बीच में भी क्या होगा, रिपल्शन। लेकिन एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव है तो उसके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। जैसे मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में होता है, उसी तरीके से यहाँ पे अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है। लाइक चार्जेस के बीच में हमेशा रिपल्शन होता है, अनलाइक चार्जेस के बीच में हमेशा अट्रैक्शन होता है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कोई बॉडी के ऊपर चार्जेस कैसे आ सकते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। A body acquires negative charge if it gains electron। अगर कोई बॉडी के ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अगर हम इसको केमिस्ट्री के वे में समझे तो केमिस्ट्री के अंदर आपने क्लोरीन एटम देखा था। अब वहां पे उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 287। उसके पास लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब यहां पे मैं 1 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा, 2 8 और 8 बन जाएगा। दैट मीन्स अब क्लोरीन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो उसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली कोई बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैसे आ सकता है, तो जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। एग्जाम्पल क्या हुआ, सोडियम। अब सोडियम के पास 2 8 1 इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होते हैं। अब उसने यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो वो बन जाता है Na+। तो ये चीज आपको याद रखनी है, अगर इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं तो नेगेटिव चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं तो पॉजिटिव चार्ज। अब चार्जेस को मेजर कैसे करें, तो चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम्ब।
जिसको C से डिनोट किया जाता है। आप लोगों को हमेशा यहाँ पे यूनिट बेस्ड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो याद रखना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जिसको हम Q से डिनोट करते हैं उसका ऐसा यूनिट होता है कूलम्ब। ये एक पर्टिकुलर साइंटिस्ट के नाम पे से आया जिनका नाम था चार्ल्स कूलम्ब, तो यहाँ पे हमने उसको कूलम्ब कह दिया इस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी के लिए। अब इसके स्मॉलर यूनिट्स भी होते हैं, जैसे कि 1 मिली कूलम्ब। मिली कूलम्ब के लिए हम यहाँ पे 1 mc कहते हैं। m मतलब कि मिली हो गया, और 1 मिली कूलम्ब में होते हैं 10⁻³ कूलम्ब। ये कैसा हो गया, मीटर का जैसे हम सेंटीमीटर में कन्वर्जन करते हैं, किलोमीटर का मीटर में कन्वर्जन करते हैं, मिलीमीटर का सेंटीमीटर में कन्वर्जन करते हैं, वैसे ही हमने यहाँ पे इसका कन्वर्जन कर दिया कि 1 मिली कूलम्ब मतलब कि 10⁻³ कूलम्ब, और 1 माइक्रो कूलम्ब, माइक्रो कूलम्ब के लिए यहाँ पे म्यू सिंबल यूज किया जाता है, जो इस तरीके से लिखा जाता है। यू हम जैसे बनाते उसके आगे आपको एक और कर्व बना देना है, तो 1 माइक्रो कूलम्ब का मतलब होता है 10⁻⁻6 कूलम्ब। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल, जिसका यूज करके हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर बॉडी में कितने अमाउंट में चार्ज प्रेजेंट है, मतलब कि टोटल चार्ज कोई बॉडी के अंदर कितना प्रेजेंट है वो हम फाइंड कर सकते हैं इस प्रिंसिपल का यूज करके। क्या फॉर्मूला बनता है यहाँ पे, तो Q = NE। Q का मतलब आपको पता ही है टोटल चार्ज, N का मतलब होता है कि वो पर्टिकुलर बॉडी के अंदर कितने चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, मतलब कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गया, और E को कहा जाता है 1 एलिमेंटरी चार्ज, मतलब कि एक चार्ज की क्या वैल्यू होती है। ये पर्टिकुलर वैल्यू जो है वो मिलीकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से हमें मिली थी। ये आप लोगों को अभी कुछ याद रखने की वैसे जरूरत नहीं है, हायर स्टैंडर्ड्स में आपको पता चलेगा। अभी के लिए सिर्फ वैल्यू याद रखनी है कि एक चार्ज्ड पार्टिकल की वैल्यू क्या होती है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होती है। मोस्ट आईएमपी वैल्यू है, अगर ये याद नहीं करोगे तो न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम हो ही जाएगा। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 1.6 × 10⁻⁻19 के आगे हम माइनस लिख देते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन को हम नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल कहते हैं, इसलिए माइनस आता है। लेकिन जब प्रोटॉन के लिए बात करेंगे तो यहाँ पे माइनस की साइन नहीं आती है, बिकॉज इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। हाँ, न्यूमेरिकल की जब हम बात करेंगे तो माइनस साइन यूज नहीं करने वाले, हम ये वैल्यू मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू के साथ ही न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं। एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जो आपको इन टेक्स्ट के अंदर गिवन है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन कंस्टिट्यूट 1 कूलम्ब चार्ज। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि हमें यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स n निकालने हैं और चार्ज की वैल्यू गिवन है 1 कूलम्ब। कहने का मतलब ये है कि 1 कूलम्ब चार्ज अगर प्रेजेंट है तो वहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पे अभी हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला देखा क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल का, Q = NE। अगर मैं n को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो ये वाला E जो है वो नीचे आ जाएगा, तो बनेगा फॉर्मूला Q/E। हमें चार्ज गिवन है 1 कूलम्ब और E की वैल्यू अभी हमने देखी होती है 1.6 × 10⁻⁻19। अगर ये डेसिमल को रिमूव करना है तो ऊपर में 10 लिख सकता हूं और नीचे लिख दूंगा 16, और 10⁻⁻19 ऊपर जाके बन जाएगा 10⁻⁹। माइनस साइन जो है वो चली जाएगी और ये बन जाएगा पॉजिटिव। अब 10/16 करोगे तो आएगा 0.625 × 10⁻19। अब 1 डेसिमल यहाँ पे हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो 6.25 × 10⁻18। सो इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। 10⁻18 मतलब कि यहाँ पे 18 जीरोस आएंगे, तब यहाँ पे 1 कूलम्ब चार्ज बनेगा। नेक्स्ट आईएमपी टॉपिक आता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम I से डिनोट करते हैं।
इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक चार्ज देखा था जिसको हमने Q से डिनोट किया था। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है कि जब भी कोई पर्टिकुलर चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो करेगा यानी कि ट्रैवल करेगा तो उस चीज को कहा जाता है इलेक्ट्रिक करंट। जैसे कि मान लो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक वायर है, इसके ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में अगर Q चार्ज फ्लो होता है तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इसकी डेफिनेशन बनती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। रेट का मतलब हमेशा होता है फिजिक्स के अंदर कि हमें यहाँ पे ये पर्टिकुलर क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड कर देना है। तो इसका फॉर्मूला बनता है I इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, मतलब कि करंट बनता है Q अपॉन T। मोस्ट IMP फॉर्मूला है, आप लोगों को याद करना ही है, अदरवाइज न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे। अब कौन से यूनिट में हम इसको मेजर करते हैं, तो इसका ऐसा यूनिट होता है एम्पियर, जिसको हम A से डिनोट करते हैं। अगेन एम्पियर जो है वो एक साइंटिस्ट का नेम था, आंद्रे मैरी एम्पियर, तो उनके नाम पे से आया है। और इसके अलावा एक और यूनिट अगर आपको लिखना है तो चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम होता है और टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड होता है, तो इसको कूलम पर सेकंड में भी हम लिख सकते हैं। अगेन इसके भी स्मॉलर यूनिट्स होते हैं जैसे कि 1 मिली एम्पियर, तो मिली का मतलब आपको याद रखना है कि 10 टू द पावर -3 होता है, और 1 माइक्रो एम्पियर मतलब कि 10 टू द पावर -6 एम्पियर। अब करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो होता है, तो हम यहाँ पे बात करते हैं कन्वेंशनल करंट की। तो वो कन्वेंशनल करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी ट्रैवल करता है। आपको पता है, एक मान लो कि हम एक सेल को ड्रॉ करें तो सेल का ऊपर वाला पार्ट पॉजिटिव होता है, नीचे वाला पार्ट नेगेटिव होता है, और इसके साथ अगर तुम एक वायर को कनेक्ट करोगे तो हमेशा करंट जो है वो इस तरीके से पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करेगा। अब आपको 1 मार्क में एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 1 एम्पियर का मतलब क्या हुआ। तो 1 एम्पियर तब बनता है जब चार्ज की वैल्यू भी 1 हो और टाइम की वैल्यू भी 1 हो। तो अगर 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो होता है 1 सेकेंड में तो वहां पे करंट बनता है हमारा 1 एम्पियर। अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर गिवन है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट। करंट निकालना है, मतलब कि I की वैल्यू निकालनी है। चार्ज हमें गिवन है 300 कूलम्ब और टाइम हमें गिवन है 5 मिनट्स। सबसे पहले यूनिट में कन्वर्जन करना पड़ेगा। टाइम को हमेशा हम सेकेंड्स में लेते हैं, तो 5 मिनट के अंदर अगर हमें सेकेंड्स टोटल काउंट करने हैं तो 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स होते हैं, इसलिए इसको मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो टाइम हमें कितना मिलेगा 300 सेकेंड्स। तो अब हम I की वैल्यू को निकालें तो I इज इक्वल टू Q अपॉन T होता है। चार्ज की वैल्यू है 300, टाइम की वैल्यू हमें मिली 300 सेकेंड्स, कैंसल होगा तो आंसर आएगा 1। ऐसा यूनिट लिखना नहीं भूलना है, अदरवाइज आपके हाफ मार्क्स कट हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो होगा 1 एम्पियर जितना। न्यूमेरिकल नंबर 2 देखते हैं। अगर करंट की वैल्यू है 1 मिली एम्पियर और टाइम है 2 मिनट्स तो चार्ज कितना होगा। तो यहाँ पे पहले तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 10 टू दी पावर -3 एम्पियर बनता है 1 मिली एम्पियर, और टाइम को भी अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 2 इंटू 60 करना पड़ेगा, मतलब कि 120 सेकेंड्स। तो फॉर्मूला हमारा होता है I इज इक्वल टू Q अपॉन T। हमें यहाँ पे Q निकालना है, तो Q का फॉर्मूला बनेगा I मल्टीप्लाई बाय T। I की वैल्यू है 10 टू दी पावर -3 और टाइम हमें मिला 120, तो 120 अपॉन 10 टू दी पावर -3 अगर डिनोमिनेटर में जाएगा तो बन जाएगा 10 टू दी पावर +3, मतलब कि यहाँ पे 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल आएगा। सो 0.120 कूलम्ब, ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस।
इसको स्टडी करने के लिए हम कुछ कॉन्सेप्ट्स वापस से रिवाइज करते हैं जो हमने लोअर स्टैंडर्ड्स में देखे थे। मान लो हमारे पास एक स्लोप है और उसके ऊपर हमने एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को प्लेस करके रखा है एट अ हाइट एज। जैसे ही हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हैं तो ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट रोल करते हुए ऊपर से नीचे की तरफ आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज यहाँ पे जब भी हाइट पे कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट होता है तो उस केस में उसके पास होती है पोटेंशियल एनर्जी। ये सब कुछ हमने 9th स्टैंडर्ड में देखा था और वो पोटेंशियल एनर्जी नीचे आते आते कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। तो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ने यहाँ पे हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी के डायरेक्शन में ट्रैवल किया। सिमिलर केस हम यहाँ पे देखते हैं। मान लो हमारे पास दो कंटेनर है, कंटेनर नंबर 1 एंड कंटेनर नंबर 2। फर्स्ट कंटेनर में वाटर का लेवल ज्यादा है, सेकेंड कंटेनर में वाटर का लेवल कम है और बीच में हमने स्टॉपर रखा हुआ है। मान लो मैंने ये स्टॉपर को यहां से रिमूव किया तो क्या होगा? वाटर जो है वो हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ जो है ट्रांसमिट होगा, मतलब कि ट्रांसफर होगा, वो ट्रैवल करेगा। तो यहाँ पे भी वो कहां से ट्रैवल कर रहा है? तो हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ। दैट मीन्स हमेशा एनर्जी जो है वो हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ ट्रैवल करती है। सेम कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में अप्लाई होता है। जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है किसी भी सेल या बैटरी का, उसको कहा जाता है हायर पोटेंशियल, उसके पास ज्यादा स्ट्रेंथ होती है। और जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको कहा जाता है लोअर पोटेंशियल। दैट मीन्स करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ही ट्रैवल करेगा। जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट के साथ हायर टू लोअर चल रहा था और वाटर के साथ भी हायर टू लोअर चल रहा था। अब बात ये होती है कि ये पर्टिकुलर करंट कैसे ट्रैवल करता है। तो मान लो हमारे पास एक कंडक्टर है, ये वाला मैंने यहाँ पे कंडक्टर आपके सामने ड्रॉ करके रखा हुआ है और उसके साथ मैंने कनेक्ट कर दी है बैटरी को। अब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड पे कनेक्ट किया है और उसका नेगेटिव टर्मिनल मैंने यहाँ पे राइट साइड पे कनेक्ट किया है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि चार्जेस तो अपने आप ट्रैवल नहीं कर सकते ना, बिकॉज चार्जेस जो है वो स्टेशनरी होते हैं। अगर हमें यहाँ पे चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रैवल करवाना है तो हमें वहां पे बैटरी को कनेक्ट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे बैटरी क्या करती है? उसको पुश करने का ट्राई करती है, जिसकी वजह से चार्जेस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल करते हैं और इसी चीज को कहा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। सो डेफिनेशन ये बनती है वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज, मतलब कि एक पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर जो वर्क करती है बैटरी, जिसकी वजह से वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ट्रैवल करता है, उस चीज को कहा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल बनता है डेल्टा वी। इसको वोल्टेज भी कहते हैं। सो W अपॉन Q ये उसका फॉर्मूला बनता है। SI यूनिट जो है वो उसका वोल्ट बनेगा। आप लोगों को 1 मार्क्स में वापिस से पूछ सकते हैं कि डिफाइन 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट तब बनता है जब हम किसी भी पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर 1 जूल जितना वर्क करें और वो पर्टिकुलर, अभी जो हमने फॉर्मूला देखा उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कैलकुलेट दी वर्क डन। वर्क डन यानी कि हमें W निकालना है इन मूविंग चार्ज ऑफ 2 कूलम, मतलब कि Q की वैल्यू गिवन है 2 कूलम और पोटेंशियल डिफरेंस जिसको डेल्टा V कहते हैं वो हमें गिवन है 12 वोल्ट जितना। तो डेल्टा V का भी हमने फॉर्मूला देखा था, बनता है W बाय Q जितना। तो अगर हम W को सब्जेक्ट बनाएंगे तो डेल्टा V इंटू Q बन जाएगा। डेल्टा V हमारा 12 है, Q हमारा 2 है, तो सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा 24। और वर्क डन का ऐसा यूनिट होता है जूल्स, इसलिए W का आंसर आएगा 24 जूल्स। वैसे ही सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब कि डेल्टा V निकालना है जब हमें वर्क डन गिवन है 150 जूल्स जितना
और चार्ज गिवन है 10 कूलम्ब जितना। सो डेल्टा वी को अगेन तुम लिखोगे W/Q के फॉर्म में। ये गिवन है 150 और ये गिवन है 12, तो आंसर आएगा 15 वोल्ट। तो इस तरीके से बेसिक एमसीक्यूज आप लोगों को पूछ सकते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस करनी जरूरी है। नेक्स्ट हमारा आईएमपी टॉपिक है इलेक्ट्रिक सर्किट और उसके कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होती है, सबसे पहले वो हम जान लेते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन आप लोग नोट कर लो, एक ऐसा अरेंजमेंट जिसकी वजह से वहां पे सारे के सारे पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स एक सिस्टमेटिक वे में कनेक्टेड हो, उस चीज को कहा जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब कि वहां पे जितने भी कंपोनेंट्स है, जैसे कि बल्ब हो गया, बैटरी हो गया, रजिस्टर हो गया, वोल्ट मीटर है, एमीटर है, उन सबको जब हम प्रॉपरली अरेंज करते हैं तो उस चीज को कहा जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट। कैसे ज्वाइन किया जाता है वो अभी आपको 2 मिनट के बाद पता चल जाएगा। अब जब भी हम सर्किट ड्रॉ करते हैं तो वहां पे हमें सिंबल्स याद होने चाहिए। अगर हमने सिंबल्स लर्न नहीं किए तो हम अच्छे से सर्किट नहीं बना पाएंगे। सो आप लोगों को अपनी नोटबुक में ये पर्टिकुलर कंपोनेंट्स और सिंबल ड्रॉ कर देने हैं। जैसे कि सेल, उसका सिंबल इस तरीके से होता है, एक वर्टिकल लाइन और दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन, एक बिगर वर्टिकल लाइन, दूसरी स्मॉलर वर्टिकल लाइन। जैसे कि बिगर वर्टिकल लाइन हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल शो करती है, छोटी वाली वर्टिकल लाइन जो है वो नेगेटिव टर्मिनल। नेक्स्ट होता है बैटरी। बैटरी को कहा जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। जब छोटे छोटे बहुत सारे सेल कंबाइन होते हैं तो उससे बैटरी बनती है। तो 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, वैसे आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल को कनेक्ट करके एक बैटरी को बना सकते हो। फिर स्विच ओपन कंडीशन, स्विच को की भी कहा जाता है, तो ये चीज याद रखना। ओपन कंडीशन का मतलब क्या होता है कि जब करंट फ्लो नहीं होगा उसको ओपन सर्किट भी कहते हैं, जो थोड़ी देर बाद हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उस केस में यहाँ पे हम ये तरीके से सिंबल को ड्रॉ करते हैं। फिर स्विच क्लोज्ड कंडीशन, मतलब कि यहाँ पे करंट फ्लो होता है, ठीक है, यहाँ पे स्विच ऑन कंडीशन कहा जाता है। ओपन को आप ऑफ से याद रखना कि ये स्विच ऑफ कंडीशन है। क्लोज का मतलब कि उसको स्विच ऑन कंडीशन मानना, जिसकी वजह से करंट फ्लो होगा। नेक्स्ट है बल्ब का सिंबल, जो हार्ट के शेप में दिखाई देता है, या तो इस तरीके से भी आप ड्रॉ कर सकते हो। फिर रेजिस्टेंस का सिंबल, ये क्या होता है तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, अभी के लिए आपको सिंबल याद रखना है। फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस, मतलब कि इसका एक दूसरा टाइप होता है जो हम इस तरीके से बीच में एरो या तो ऊपर ऐसे एरो शो करके बता सकते हैं। एमीटर, एमीटर ऐसा डिवाइस है जो करंट को मेजर करता है, ये याद रखना है, 1 मार्क्स में पूछा जाता है। अभी तक हमने न्यूमेरिकल देखे, उसमें करंट की वैल्यू निकाली, लेकिन ये एक ऐसा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो हमें उसकी वैल्यू बता देता है जब हम इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ये चीज याद रखना है, एमीटर हमेशा सीरीज में लगता है। और वोल्ट मीटर जो है वो मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस, जो हमेशा पैरेलल में कनेक्टेड होता है। फिर आता है वायर जॉइंट, मतलब कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे 2 पर्टिकुलर वायर ये पॉइंट पे जॉइंट है, ये उसका सिंबल बनता है। और लास्ट में वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग, मतलब कि वायर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं लेकिन कनेक्टेड नहीं है। तो अब ये सिंबल्स का यूज करके अभी हम सर्किट बनाने वाले हैं। क्वेश्चन गिवन है, ड्रॉ सर्किट यूजिंग बैटरी, बल्ब, रेजिस्टेंस, एमीटर, वोल्ट मीटर एंड स्विच इन ओपन कंडीशन। इस तरीके से आपको 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमें ये पर्टिकुलर कंपोनेंट्स का एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करना है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। सबसे पहले आप लोगों को पावर का सोर्स ड्रॉ करना है, मतलब कि करंट किस में से निकलेगा, बैटरी में से। तो सबसे पहले हम इस तरीके से बैटरी को ड्रॉ करेंगे, आप मेरे साथ साथ ड्रॉ करते जाना। तो हमने बैटरी को ड्रॉ कर दिया। जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे 3 सेल ही बनाएं, आप जितने चाहो उतने बना सकते हो। तो पहले यहाँ पे हमने बैटरी को ड्रॉ कर लिया। अब बैटरी के साथ हमेशा स्विच कनेक्टेड होती है, तो उसमें से करंट फ्लो होगा, तो इसके साथ हमने यहाँ पे स्विच को कनेक्ट कर दिया।
ओपन कंडीशन है इसलिए यहां पे मैंने अभी डॉट नहीं किया है। फिर हम ड्रॉ कर लेते हैं एमीटर को। एमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो सीरीज में कनेक्टेड होता है। सीरीज का मतलब उसी लाइन में कनेक्टेड होगा और यहां पे हम बीच में लिख देते हैं ए, क्योंकि ये देखो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है इसलिए यहां पे लिखना पड़ेगा पॉजिटिव और ऊपर की तरफ हम लिख देंगे नेगेटिव। फिर आगे बल्ब कनेक्टेड है तो बल्ब बना देंगे हम यहां पे, ठीक है। उसके बाद रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो रेजिस्टेंस बना देंगे और लास्ट में हमें बताया है वोल्ट मीटर के बारे में। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है, आप इसके अक्रॉस भी लगा सकते हो, इसके अक्रॉस भी लगा सकते हो। तो मैंने इसके पैरेलल में ऐसे वोल्ट मीटर ड्रॉ किया और यहां पे इसको कनेक्ट कर दिया और इस तरीके से यहां पे सर्किट जो है वो कंप्लीट होती है। अब हमें क्या करना है, लेबलिंग। यहां पे हम लिख देंगे ये बैटरी है, ये हमारे पास स्विच, ये है एमीटर, ये है बल्ब, ये है रेजिस्टेंस और ये है वोल्ट मीटर। वापिस से बता दूं, पहले हमने बैटरी को ड्रॉ किया, फिर स्विच को ड्रॉ किया, ओपन कंडीशन है इसलिए यहां पे डॉट नहीं आता। एमीटर हमेशा इस तरीके से उसी लाइन में ड्रॉ करना होता है, जरूरी नहीं कि हम यहीं पे ड्रॉ करें, हम यहां पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहां पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहां पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फिर बल्ब और रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया और वोल्ट मीटर हमेशा इस तरीके से पैरेलल ड्रॉ किया जाता है। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। मान लो स्विच ऑन कंडीशन होती, मतलब कि मान लो कि स्विच क्लोज ऐसा गिवन होता, तो हम क्या करते, यहां पे डॉट को शो करते हैं, मतलब कि अब यहां से करंट फ्लो होगा बिकॉज स्विच ऑन हो चुकी है। तो करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो होता, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जाके इस तरीके से नेगेटिव टर्मिनल में आता। तो इस तरीके से सर्किट को ड्रॉ किया जाता है। आज का लास्ट टॉपिक देखते हैं, ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट क्या होती है। तो ऐसी पर्टिकुलर सर्किट जिसमें ब्रेक आता हो, मतलब कि बीच में से वायर टूट गया हो, या तो स्विच ऑफ कंडीशन हो जिसकी वजह से यहां पे करंट फ्लो नहीं होता और बल्ब ग्लो नहीं होगा। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। स्विच ऑफ कंडीशन भी हो सकती है, या तो वायर बीच में से ब्रेक हो चुका है तो उसकी वजह से क्या होगा, करंट फ्लो नहीं होगा और बल्ब भी ग्लो नहीं करेगा। तो उस केस को कहा जाता है ओपन सर्किट। यहां पे कंप्लीट सर्किट होती है, वायर में कहीं पे ब्रेकेज नहीं आता, स्विच यहां पे ऑन कंडीशन होती है तो यहां पे करंट फ्लो होता है और बल्ब ग्लो होता है। तो ये पर्टिकुलर डिफरेंस आप लोगों को याद रखना है और नोट कर देना है। आई होप आप लोगों को सब कुछ परफेक्टली समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस और फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, वो डिस्कस करने वाले हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर कर देना। और इस चैनल पे आपको जब भी गाला पेपर मिलते हैं तो उसके सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। मार्वल पेपर के भी सॉल्यूशन हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।